गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में बात करी थी सूर्यातप की, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न मंडलों की। तो विभिन्न जो तापीय मंडल थे हमने बताए थे 3 आपको। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल, उसके ऊपर और ध्रुवों के मध्य जो है वो है आपका टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर था आपका फ्रिजिड जोन। तो 3 मंडल पढ़े थे हमने, सूर्यातप पढ़ा और सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे वायुमंडल के तापन और शीतलन के बारे में। वायुमंडल कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी क्रियाविधियां हैं जिनकी वजह से वायुमंडल जो है वो ठंडा और गर्म होता है। वायुमंडल का तापन और शीतलन। वायुमंडल के तापन में मुख्यतः जो योगदान होता है वो सूर्य का होता है। ठीक है। वायुमंडलीय तापन में निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी 4 प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर वो हम देखते हैं। सबसे पहली है विकिरण या रेडिएशन। दूसरी जो है वो है आपकी चालन या कंडक्शन। चालन के बाद में तीसरी जो विधि है वो है संवहन, जिसके माध्यम से वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है, संवहन, या जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और जो अंतिम चौथी विधि हम पढ़ेंगे वो है आपका अभिवहन, या जिसको हम कहते हैं एडवेक्शन। ठीक है। तो ये 4 विधियां हैं जिनके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है या ठंडा होता है: विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन। अब इन चारों को हम एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकिरण की। देखिए, विकिरण जो होता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत ताप का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। तो जो विकिरण या रेडिएशन है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ताप का स्थानांतरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ये जो तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, वैक्यूम में भी गमन कर सकती हैं। ठीक है। और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर इनका वेग होता है। एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो तरंगे हैं, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये फोटोन कण से मिलके बनी होती हैं। ठीक है। तो इन तरंगों का जो संचरण होता है वो फोटोन के माध्यम से होता है। फोटोन, या जिसको प्रकाशाणु भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मूलभूत कण हैं। और इनका जो द्रव्यमान है, फोटोन का जो द्रव्यमान है वो 0 होता है। इसके बारे में आप देखोगे कि जो फोटोन है, जिसको लाइट क्वांटम या प्रकाशाणु भी कहते हैं, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। दे आर माइन्यूट एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं जिनके माध्यम से ये जो तरंग है वो गमन करती है। तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अभी जो विकिरण होता है वो किरणें विकिरित क्यों करती हैं, विकिरण क्यों होता है, तो उसके लिए आप देखोगे कि कोई भी वस्तु, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, वो सभी नियमित रूप से विकिरण का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर हॉट और कोल्ड एमिट रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूसली। और इसमें क्या होता है कि जो विकिरण होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो वस्तु की सतह के तापमान पर निर्भर करता है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो तापमान होता है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भी पदार्थ जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है। और जो उनकी वेवलेंथ होती है वो उतनी ही कम होती है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की सतह का तापमान जो है यह निर्धारित करता है कि उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। साथ ही तापमान और तरंग दैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तापमान ज़्यादा होगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है। हॉटर द ऑब्जेक्ट, शॉर्टर इज द लेंथ ऑफ द वेव। इसके बाद आप देखोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक ऊर्जा का वो विकिरण करती है,
और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होती है। इसके विपरीत यदि आप देखोगे, दूसरी तरफ पृथ्वी की अपेक्षाकृत ठंडी सतह वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है, जिसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। और जो पार्थिव विकिरण होती है उसके माध्यम से ही वातावरण है वो गर्म होता है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी के बाहर पाया जाने वाला जो गैसीय आवरण है वो आपका वायुमंडल है। अब जैसे ही प्रकाश की जो किरण है वो प्रवेश करती है वायुमंडल में, तो ये आपकी आती है लघु तरंगों के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो प्रकाश तरंग आ रही है, ये आती है, ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है वो आ रही है लघु तरंगों के रूप में। अब इसका अवशोषण कर लिया जाता है इस सतह के द्वारा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो बाहरी सतह है वो इसका अवशोषण कर लेती है। अवशोषण के बाद में फिर पुनः ये तरंगें विकिरित करती है। ठीक है, अब ये जो विकिरित की हुई तरंग है, ये तरंग है आपकी दीर्घ तरंग। ये जो दीर्घ तरंग है, ये जो है, ये जो वातावरण है इसके बाहर नहीं जा पाती। जो वातावरण है ये दीर्घ तरंग के लिए अपारदर्शी माध्यम होता है, अर्थात उससे ये बाहर नहीं जा पाती, बाहर नहीं जा पाती। और इसका यहाँ पर पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, हरित गृह गैसें जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, या धूल के कण, या आपका जो जलवाष्प है, वो इसको अवशोषित कर लेती हैं। और इसी अवशोषण के कारण ये जो है तापमान में वृद्धि करती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज में जैसे सबसे प्रमुख आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा मीथेन है CH4, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ओजोन है। ठीक है, ये सारी जो गैसें हैं, इसके अलावा वाटर वेपर है, जलवाष्प जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस की भांति काम करते हैं। तो ये सारी गैसेज हैं वो ये जो दीर्घ तरंगें हैं उनको अवशोषित करके तापमान में वृद्धि करती हैं। तो आपने देखा ये। इसके बाद आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडल लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी होता है, लेकिन जो दीर्घ तरंगें हैं उनके लिए अपारदर्शी होता है। और वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या विभिन्न वायुमंडलीय गैसें हैं, वो इनको इस दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण मतलब जो दीर्घ तरंगें हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। तो हमने देखा किस प्रकार से विकिरण है वो वायुमंडल को गर्म करने में अपना योगदान देती है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये देखिए रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके माध्यम से वातावरण गर्म होता है। इनमें भी जो सतह से पुनः विकिरित होती हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उनके माध्यम से जो वातावरण है वो अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। इसके बाद में कन्वेक्शन और कंडक्शन को हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं चालन या कंडक्शन क्या होता है। तो चालन क्या होता है? देखिए, असमान ताप वाले दो पिंडों के मध्य जब उनके मध्य संपर्क होता है, तो जो भाग गर्म है उससे ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यही ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है चालन। तो चालन के लिए क्या है, दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहली शर्त क्या है चालन की, कि जो दो पिंड हैं जिनका तापमान असमान है वो एक दूसरे के संपर्क में है। तो पहली शर्त हो गई कि दो पिंड होने चाहिए, दो भाग होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनका तापमान अलग अलग है। दूसरा होना चाहिए वो डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आए। ठीक है, संपर्क होना जरूरी है, और दूसरा असमान ताप होना जरूरी है। ठीक है, तब जो चालन की क्रिया होगी, तब उसी कंडीशन में चालन की क्रिया संपादित हो सकती है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। या तो दोनों का तापमान एक समान हो जाए तब चालन बंद होगा, या उन दोनों में जो संपर्क है वो टूट जाए, मतलब दोनों एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हों, तो ये चालन है वो समाप्त हो जाएगा।
देखिए, वायुमंडल में चालन की प्रक्रिया धरातलीय सतह और वायुमंडल के संपर्क वाले क्षेत्र पर ही संपन्न होती है। पार्थिव विकिरण के द्वारा जो धरातल का नीचे वाला भाग गर्म किया जाता है, ठीक है, जैसे धरातल है, यहाँ पे पार्थिव विकिरण के द्वारा ये जो भाग है गर्म हो गया, इसके संपर्क में जब कोई दूसरा भाग आएगा तो ये जो चालन की प्रक्रिया है वो संपादित होगी। ठीक है, हालांकि वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करने की है गौण प्रक्रिया है। विकिरण के द्वारा प्रमुखतया वातावरण गर्म होता है, चालन के द्वारा उतना ज़्यादा प्रभावी जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण यह प्रक्रिया केवल वायुमंडल की जो निचली सतह है, ठीक है, जो धरातलीय सतह है, सबसे नीचे वाली सतह है, वहाँ पर ही ये चालन की प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, तो आपने समझा चालन क्या होता है और चालन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो कंडक्शन या चालन में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कांटेक्ट। इसमें कांटेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये कांटेक्ट के माध्यम से ताप का, ऊर्जा का प्रवाह है। चालन के बाद हम देखते हैं अगली जो प्रक्रिया है वो है संवहन या कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन को बोलते हैं हम वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब हो गया ताप का ऊर्ध्वाधर संचालन, ताप का लंबवत संचालन। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऊर्जा को स्वयं अणुओं की गति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायु के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया ही संवहन कहलाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि इसमें जो वायु का संचलन है वो ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, जब हम अभिवहन पढ़ेंगे तो अभिवहन में हम देखेंगे कि अभिवहन में जो वायु का संचालन होता है वो क्षैतिज रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि सौर्यक विकिरण जब प्राप्त होती है या जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब प्राप्त होती है, मैंने पहले जब विकिरण पढ़ाया तो उसमें बताया था कि पार्थिव विकिरण के माध्यम से जो वायुमंडल है उसकी निचली सतह गर्म होती है और उसके माध्यम से जब धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो धरातल क्या होता है? गर्म होने लग जाता है और धरातल के गर्म होने के कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये धरातल है, जैसे अब इसमें देख सकते हो, जैसे ये मान लो ये धरातल है, तो इसके पास में जो वायु आई वो ये धरातल गर्म हो गया, तो इसके पास वाली जो वायु है वो भी गर्म हुई। ठीक है, इस गर्म जब होगी तो ये वायु ऊपर उठेगी और फैलकर हल्की हो जाएगी और जैसे ही ऊपर जाएगी तो ठंडी होने के बाद में ये फिर पुनः बैठेगी। तो इस प्रकार से जो ये है एक संवहन साइकिल बन जाता है, संवहन चक्र बन जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वायुमंडल में संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जो ऊर्जा है उसका प्रवाह होता है और वायुमंडल जो है ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। तो आप इसमें देखोगे कि जो संवहन की प्रक्रिया है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ पर वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है, लंबवत रूप से ऊपर उठती है। ठीक है, अब इसमें और देखो आप, वायु गर्म होकर फैलना प्रारंभ करती है जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है और ये वायु ऊपर की ओर उठने लगती है तथा जब ऊपर जाएगी तो गर्म वायु के लगातार ऊपर उठने से वायुमंडल की निचली परत में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप ठंडी वायु धरातल के निकट क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है जिससे ये रिक्तता है वो पूर्ण हो जाती है और ये जो साइकिल है ये पूरा संवहन चक्र पूरा बन जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया है वो केवल क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलती है। वायु का जब भी लंबवत संचरण होता है तो वहाँ पर जो है वो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो आपका कहाँ देखने को मिलता है? क्षोभमंडल में। संवहन, चालन और विकिरण इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। तीन हमने पढ़ चुके हैं, इसमें केवल अभिवहन बचा है, वो हम देखेंगे इसके बाद में। तो ये जो टेबल है उसमें दिया गया है पहले चालन। तो जो चालन की क्रिया होती है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संवहन को भी किसी माध्यम की आवश्यकता, चालन और संवहन को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है,
केवल जो रेडिएशन है या विकिरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गमन करता है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और विकिरण में जो निर्वात में ऊर्जा का स्थानांतरण विकिरण में ही हो सकता है, बाकी चालन और संवहन में निर्वात में ये संभव नहीं है क्योंकि इनको कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण की यदि आप बात करोगे तो चालन में ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के कंपन द्वारा होता है। संवहन में जो होता है वो ऊर्ध्वाधर गति की वजह से होता है और विकिरण में माध्यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति की बात करेंगे आप तो चालन किसी भी गति में किसी भी दिशा में हो सकता है। ऊर्जा स्थानांतरण की गति संवहन में जो है ऊर्ध्वमुखी होती है या ऊर्ध्वाधर होती है, लंबवत होती है, और विकिरण में सभी दिशाओं में सीधी रेखा में गमन होता है, जिसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। चालन की गति धीमी होती है, संवहन तीव्र होता है, जो ऊर्ध्वाधर विक्षोभ मैंने आपको बताया वो तीव्र होते हैं, और सबसे जो तीव्र होते हैं वो होते हैं विकिरण के माध्यम से जो संचलन होता है वो। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, इसमें जो रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है बिना किसी माध्यम के, ठीक है। और जैसे ही इसकी सतह गर्म होती है तो वहाँ जो जल है वो गर्म होकर ऊपर उठता है और संवहन के माध्यम से संपूर्ण जल गर्म होता है। ऐसा ही जो इसकी जो हत्ता है उसमें जो ऊर्जा का गमन होता है वो कंडक्शन के माध्यम से या चालन के माध्यम से देखने को मिलता है। तो चालन, संवहन और रेडिएशन या विकिरण, ये हमने सब देखा इस डायग्राम के माध्यम से, इन तीनों को कंपेयर किया। अब हमारा बचता है एडवेक्शन या अभिवहन। तो अभिवहन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है? देखिए, एडवेक्शन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊर्जा का क्षैतिज, ताप का क्षैतिज प्रवाह। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन, ठीक है। तो देखिए आप, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला तापीय स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अभिवहन, एडवेक्शन और कन्वेक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कन्वेक्शन में जो होता है मूवमेंट वर्टिकल होता है, और अभिवहन या एडवेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो आपका होता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। यह वायु अपने उत्पत्ति स्थल की विशेषताओं को अपने साथ लेकर चलती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई वायु जैसे गर्म स्थान से चल रही है तो वो जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर जो है वो ऊष्मा का संचरण करेगी और अपने मार्ग में आने वाले स्थानों के तापमान में वृद्धि करेगी। इसके विपरीत यदि कोई वायु ठंडी है, ठंडी जगह से उत्पन्न हुई है, उसका जो नेचर है या प्रकृति है वो ठंडा है, तो वो मार्ग में आने वाले स्थानों के तापमान में भी कमी लाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तरी भारत में जो गर्मियों में लू चलती है, जो स्थानीय पवन है, ठीक है, लोकलाइज्ड विंड है लू, वो अभिवहन का ही एक प्रकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, जो अभिवहन होता है उसमें लंबवत संचरण नहीं होता, उसकी अपेक्षा वायु का जो क्षैतिज संचलन है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यदि क्षैतिज संतुलन है तो वो क्या कहलाएगा? एडवेक्शन या अभिवहन, और यदि लंबवत संचलन होता है तो वो कहलाएगा संवहन या कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मध्य अक्षांशों में जो मिडिल लेटीट्यूड्स हैं, मतलब जो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा या अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र हैं, उनके दैनिक मौसम में आने वाली अधिकांश भिन्नताएं अभिवहन का ही परिणाम हैं। कोहरा वगैरह जो है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो उन प्रक्रियाओं को अभिवहन या एडवेक्शन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। तो ये जो वीडियो था इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो वायु है, किस प्रकार से जो वायुमंडल है उसका तापन होता है, उसका शीतलन होता है, हीटिंग और कूलिंग एटमॉस्फेयर की होती है, वो हमने देखा। 4 विधियां हमने पढ़ी हैं, ठीक है। 4 विधियां हमने पढ़ी। हमने पढ़ा रेडिएशन, उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन और लास्ट में पढ़ा एडवेक्शन, ठीक है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। टेरेस्टेरियल रेडिएशन, जिसमें दीर्घ जो तरंगे हैं उनके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है और सर्वाधिक योगदान इसी का होता है। इसके बाद में हमने देखा कंडक्शन, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो कॉन्टैक्ट या संपर्क के माध्यम से होता है। उसके बाद हमने देखा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। और एंड में हमने देखा एडवेक्शन, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो
हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप से होता है। तो हमने देखा ये। इसके बाद में अगली क्लास में हम देखेंगे जो तापमान का वितरण है विश्व में वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। साथ ही हम विश्व के जो हीट बजट है, ऊष्मा बजट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।